Hello everyone, welcome to the Gateway Classes. Myself Mustafa Safi and this is your one shot video for unit number 5 for the subject Fundamental of Mechanical Engineering. इस वन शॉट वीडियो में हम यूनिट 5 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम सिलेबस की। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 5। आपका जो सिलेबस है यूनिट 5 का वो दो पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट एंड अनदर पार्ट इज बेस्ड ऑन द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। इस यूनिट में एक पार्ट में मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करना है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग एरर पढ़नी है कि क्या क्या एरर आ सकती हैं और मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दीज टॉपिक्स। अनदर पार्ट इज बेस्ड ऑन दी मैकेट्रॉनिक सिस्टम। मैकेट्रॉनिक सिस्टम क्या होते हैं, कैसे डेवलप किया जाता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दी अनदर पार्ट। तो वन शॉट वीडियो के पार्ट 1 में जो हम आज डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट दी मेजरमेंट। हम मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करके मेजरमेंट क्या होता है, हमें हमारे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज गिवन है लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेन, फोर्स, मास फ्लो रेट एंड टॉर्क। हमें इन स्पेसिफिक क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है कि हम इन स्पेसिफिक क्वांटिटीज को किन किन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और जो आपकी वन शॉट वीडियो का जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मैकेट्रॉनिक सिस्टम के बारे में कि मैकेट्रॉनिक सिस्टम क्या होते हैं और क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम पार्ट 1 की विच इज बेस्ड ऑन दी मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट सिंपली डिफाइंड एज टू फाइंड द अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सम नोन वैल्यूज। आप किसी अननोन वैल्यू को किसी नोन वैल्यू से कंपेयर करेंगे और जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज सिंपली मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पेन की लेंथ पता करनी है तो इस पेन की लेंथ पता करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा, एक स्केल को इसके बराबर में लगा दूंगा और जहां पर भी लाई करेगा जितने सेंटीमीटर तक या जितने मिलीमीटर तक वहां तक बता दूंगा मैं इसकी डिस्टेंस ये है या इसकी लेंथ ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक अननोन क्वांटिटी को जो कि लेंथ की वैल्यू थी उसे किसी नॉन क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके एक रिजल्ट निकाल लिया और वही रिजल्ट है आपका मेजरमेंट। तो जो अननोन क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं बेसिकली दिस अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मेजरेंट। इसको बोलेंगे हम लोग मेजरेंट, जो हमारे लिए अननोन क्वांटिटी रहेगी, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो फोर्स की वैल्यू हो। एंड जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब रहेगा जो आपके पास नॉन क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी लेंथ पता करनी है तो इसके लिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड है मेरे पास स्केल है। स्केल में ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना होता है कि कितनी डिस्टेंस तक कहां से कहां तक हम सेंटीमीटर बोलेंगे, कहां से कहां तक हम मिलीमीटर बोलेंगे और कहां से कहां तक हम उसे इंच बोलेंगे। तो हम किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन क्वांटिटी से यानी किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कंपैरिजन करके जो रिजल्ट निकालते हैं दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट रिजल्ट और सिंपली मेजरमेंट। अब ये जो मेजरमेंट का जो रिजल्ट है ये हमेशा दो पार्ट में रहेगा। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑलवेज इन टू पार्ट्स। एक तो रहेगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी रहेगी इसकी यूनिट। जब भी हम किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करके रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट आपको हमेशा दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। एक तो लिखनी पड़ेगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, फॉर एग्जांपल यहां पर लिख दिया मैंने 5। अब जो इसकी यूनिट है, यूनिट पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, जब तक मैं इसकी यूनिट नहीं लिखूंगा तब तक ये मेरे लिए एक मेजरमेंट कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी ये मेरे लिए कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर केजी भी लिख सकता हूँ, किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, मीटर भी लिख सकता हूँ, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्वांटिटी मेजर की। अगर मैंने यहाँ पर एम लिया मींस मीटर, तो 5 मीटर अगर लिखा हुआ दैट मींस यू हैव मेजर्ड सम डिस्टेंस और सम लेंथ। तो यहां पर हमें कंप्लीट रिजल्ट देने के लिए मेजरमेंट के लिए हमें दो पार्ट यूज करने पड़ेंगे, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। अब बात करते हैं हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट की। जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी टाइप की इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड सम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट। अगर आपको मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है तो आप अपना वेट अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं 60 kg, 65 kg, 70 kg एटसेट्रा। बट अगर आपको एग्जैक्ट वेट बताना है तो आपको किसी वेइंग मशीन पर खड़ा होना पड़ेगा, वो मशीन बताएगी कि आपका एग्जैक्ट वेट कितना है। तो जहां भी हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट का। मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेजरमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है बेसिकली वी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एट द मिनिमम कॉस्ट। हमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए। दिस इज अवर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के बारे में तीन बातें डिस्कस की हैं। सबसे पहले प्रोसेस जो है किसी भी अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करके निकालने का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट प्रोसेस। नाउ हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए दूसरी चीज हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
और तीसरा जो रिजल्ट रहेगा हमेशा वो किस में रहता है, वो दो पार्ट में रहता है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो किसी भी मेजरमेंट का होता है वो ये होता है कि हम मिनिमम कॉस्ट पर कैसे मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव कर पाए। एरर पढ़ने के साथ साथ दूसरी बात आती है हमारी एरर की। मेजरमेंट पढ़ने के साथ साथ जो दूसरी बात आती है हमारी वो आती है एरर की, कि एरर क्या होती है। तो जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट लेते वक्त ऐसा हो सकता है कि आपने जो वैल्यू ऑब्जर्व की है या आपने जो वैल्यू मेजर की है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से, जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, उससे थोड़ा बहुत डिफर करे। उससे ज्यादा भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है। तो ये जो वेरिएशन है आपकी मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ, दिस वेरिएशन इज कॉल्ड एज मेजरमेंट एरर। सो एरर सिंपली डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन दी योर ट्रू वैल्यू एंड योर मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस रहेगा, ट्रू वैल्यू कौन सी वैल्यू है, जो उस क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू है, और मेजर वैल्यू क्या है, जो आपने मेजर की है। तो इन दो का जो डिफरेंस रहेगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट एरर। अब बात करते हैं हम लोग एरर की टाइप्स की, कि एरर कितने टाइप्स की हो सकती हैं। तो एरर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन एरर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर, and the second one is called as the random error. जो एरर की हम बात कर रहे हैं विच इज द डिफरेंस बिटवीन द योर मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, इस एरर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप या कह सकते हैं कि जो एरर होती है वो दो तरह की होती है, एक कहलाती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी होती है आपकी रैंडम एरर। अब किसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे, किसको रैंडम एरर बोलेंगे? जो भी एरर सिस्टम में इनहेरेंट रहेगी किसी भी वजह से, या आप कह सकते हैं कि जिसका हमें रीजन पता रहेगा, दैट एरर विल बी कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। और जिस एरर का हमें कोई रीजन नहीं पता रहेगा, जिस तरह से वो आ जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर के कुछ रीजन है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ द सिस्टमैटिक एरर, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन, इंस्ट्रूमेंटल। मींस ऐसा हो सकता है जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट बनती है। अगर जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया हुआ है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड ना हो या उसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से एक एरर क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई वेइंग है, जो वेट है, उस वेट में सपोज 1 kg में 5 ग्राम कम है, तो अगर मैं हर बार उससे वेट करूंगा तो हमेशा 5 ग्राम उससे कमी मिलेगा। इट मींस उस इंस्ट्रूमेंट में जिससे आप मेजर कर रहे हो उसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया है। तो इस तरह की एरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएंगी, ये किसको लीड करेंगी? सिस्टमैटिक एरर को। तो जैसा कि हमने इसका डिस्कस किया था कि इसका रीजन आपको पता रहेगा, और रैंडम एरर का कोई भी रीजन नहीं होता है। अब मुझे पता है मेरे इंस्ट्रूमेंट में कमी है, मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है, जो वेट की मैंने एग्जांपल लिया, उसमें 5 ग्राम कम है, तो हर बार 5 ग्राम कम दिखाएगा। मींस मुझे रीजन पता है कि मेरा वेट कम होने की वजह से उस वेट में मेरा एरर क्रिएट हो रहा है। दैट मींस दैट एरर इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। नाउ द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एरर। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं, सच एज, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, एटसेट्रा। ये वो फैक्टर हैं, अगर ये किसी वजह से चेंज हो जाते हैं सडनली, तो इनके चेंज होने की वजह से भी सिस्टमेटिक एरर क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं पर टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं अपने बॉडी का, और वहां के सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलरेडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताएगा। इसका मतलब वो किसी वजह से आ गया, ड्यू टू दी सडन चेंज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर। सिमिलरली कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कहीं इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वोल्टमीटर या अमीटर, जो आप लोग क्लास 12th में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जिसमें हम अमीटर वोल्टमीटर से वोल्टेज और करंट चेक करते हैं, अगर उसके आसपास किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए, तो जो उसका नीडल है, जो पॉइंटर है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो सकता है। इट मींस अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपकी सिस्टमैटिक एरर क्रिएट हो सकती है। तो ये किसकी वजह से क्रिएट हुई है? ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सिस्टमैटिक एरर। तीसरी हम लोग बात करते हैं
ऑब्जर्वेशनल एरर मीन्स आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो किसी बायसनेस की वजह से या किसी भी वजह से जो आपने ऑब्जर्वेशन लिया है वो प्रॉपर नोट ना किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हम सेट कर रहे हैं मेजरमेंट का और वहां पर मुझे कुछ क्वांटिटी की वैल्यू है, सपोज मुझे मास की वैल्यू थी 2.321 kg, लेट सपोज, और हमने क्या किया, बात करते करते उसको नोट कर लिया m इज इक्वल टू 2.231 kg। तो अगर एक डिजिट भी मेरा चेंज हो गया, दैट मीन्स हमने ऑब्जर्वेशन लेने कोई प्रॉब्लम की क्रिएट कर दी। तो ये जो एरर रहेगी ऑब्जर्वेशन की वजह से या आपके मेथड की वजह से कि आपने प्रॉपर मेथड सिलेक्ट नहीं किया है किसी मेजरमेंट करने के लिए, तो ये जो एरर क्रिएट होगी, इस ये भी एरर किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, सिस्टमैटिक एरर के लिए। तो सिस्टमैटिक एरर के लिए तीन फैक्टर है मेजरली, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल एंड योर ऑब्जर्वेशनल। ये तीनों फैक्टर मिलके जो आपकी एरर क्रिएट करेंगे वो एरर कहलाती है आपकी सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि मुझे रीजन पता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर वो एरर होती है जिसका कोई भी रीजन नहीं होता है। रैंडम एरर रैंडमली आएगी और रैंडमली चली जाती है। कई बार अक्सर होता है हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, तो क्योंकि हमें उसकी एरर पता नहीं होता है, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं और वो एरर गायब हो जाती है। तो वो उसका कोई रीजन नहीं पता हमें, क्यों हमारा फोन एकदम से हैंग हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई, हमें नहीं पता, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है। अगर रीजन पता होता तो क्या कहलाती है वो, सिस्टमैटिक एरर। अगर फॉर एग्जांपल उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, यानी कि उसमें चल ही नहीं रहा कुछ भी, तो आपका कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है या कोई ऑब्जर्वेशनल फैक्टर है जिसकी वजह से आपका मोबाइल नहीं चल पा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टमैटिक एरर। और अगर कोई रीजन ही नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग रैंडम एरर। ठीक है, तो आपको नोट्स में ये आप नोट्स इजीली अवेल कर सकते हैं गेटवे क्लासेस की जो एप्लीकेशन है, या जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम का जो लिंक है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे नोट्स लिखे लिखाए मिल जाएंगे जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है सारे फैक्टर्स के बारे में जो सिस्टमैटिक के लिए लीड करते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग रैंडम एरर में सिस्टमैटिक में डिफरेंस की। ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन या डिफरेंशिएट बिटवीन दी सिस्टमैटिक एरर एंड दी रैंडम एरर। तो ये 2 कॉलम बने हुए हैं, रैंडम एरर का और सिस्टमैटिक एरर का। तो एक एक फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की। सो डेफिनेशन सिंपली रैंडम एरर अकर्स इन द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन चेंज इन द एनवायरमेंट। आपका किसी भी वजह से भी एनवायरमेंट में कोई सडन चेंज ऐसा हो जिसकी वजह से कोई एरर क्रिएट हो जाएगी, दैट एरर इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। एंड सिस्टमैटिक एरर इज अ कांस्टेंट एरर व्हिच रिमेन्स सेम फॉर ऑल द मेजरमेंट। अगर मेरा कोई मेजरमेंट करते वक्त या कोई वेट लेते वक्त अगर 5 ग्राम का मैं जो ऐसा कि मैंने एग्जांपल लिया, तो वो कॉन्स्टेंटली उतना ही आपका एरर आती रहेगी। दिस एरर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। दूसरी बात करते हैं हम लोग कॉज की, कि क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एनवायरमेंट की वजह से, लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से, या ऑपरेशन की वजह से हमारी सिस्टमैटिक एरर अराइज हो सकती है। लेकिन सॉरी, ये दिस इज नॉट फॉर द रैंडम, this is for the random error, and for systematic error incorrect calibration or incorrectly using the apparatus। जो सेकेंड वन जो कॉज है, जो कॉज हो सकता है सिस्टमैटिक एरर का, वो इन्वायरमेंटल रैंडम एरर के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, एंड ड्यू टू द सिस्टमैटिक एरर इनकरेक्ट कैलिब्रेशन एंड द इनकरेक्टली यूजिंग ऑफ द apparatus, जैसे कि हमने पीछे बात की थी। यानी कि जो कॉज है वो कॉज क्या हो सकता है, रैंडम एरर का कोई कॉज नहीं होता है, वो अचानक से आ सकती है किसी भी वजह से। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर है इसका हमें कॉज पता है, या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर रहेगी, या सिस्टमैटिक या आपकी एनवायरमेंटल एरर रहेगी, या आपकी ऑब्जर्वेशनल एरर रहेगी। तीसरी बात करते हैं लोग मिनिमाइज की, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का कोई तरीका नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम अपने ट्रायल को रिपीट कर दें। अगर हमारा मेजरमेंट कोई एरर एकदम से रैंडम आ गया है, उसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने ट्रायल को रिपीट कर दें। हम ट्रायल दोबारा करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारी वो एरर रिमूव हो जाएगी। जैसा कि एग्जांपल बताया मैंने आपका मोबाइल वाला, अगर मोबाइल को हम स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन करेंगे, तो वो जो रैंडम एरर मोबाइल में उस पर्टिकुलर टाइम पर आई थी वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। नाउ सिस्टमैटिक एरर कैसे दूर होगी। सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग द डिजाइन ऑफ द apparatus। जो इंस्ट्रूमेंट या किसी वजह से जो आपकी एरर क्रिएट हो रही है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन को प्रॉपर चूज करके उस सिस्टमैटिक एरर को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर की। जो रैंडम एरर है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होगा। अगर वेट हो सकता है एकदम रैंडमली बहुत ज्यादा बढ़ के आ जाए,
या आपने डिस्टेंस मेजर किया रैंडमली बहुत ज्यादा बढ़ के आ जाए, चाहे बहुत कम आ जाएगी। लेकिन जो आपकी सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, अगर 5 ग्राम का वेट में डिफरेंस आ रहा है तो हर बार 5 ग्राम ही आएगा। दैट मीन्स द योर मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द एरर। डायरेक्शन का मतलब ये हो सकता है कि आपकी रैंडम एरर कहीं भी आ सकती है, वो आपकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा बता सकती है, कम भी बता सकती है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। बट जो आपकी सिस्टमेटिक एरर है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में रहेगी, या तो कंसिस्टेंटली हायर मिलेगा वैल्यू या कंसिस्टेंटली लोअर मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज दी सिस्टमेटिक एरर। ये आपका डिफरेंस पूछ सकता है रैंडम एरर में और सिस्टम एरर में, सिस्टमेटिक एरर में। Now the next topic is accuracy and the precision. So you have to define what is accuracy and what is precision. Accuracy is nothing but it is the set of the measurement. Accuracy is defined as the closeness of the measurement to the true value. जो भी आप measurement ले रहे हो वो true value के कितने close मिल रहा है, that is called as the accuracy. And the precision is defined as the closeness of the measurement to the each other. जब भी हम मेजरमेंट लेंगे, और फॉर एग्जांपल हमने मेजरमेंट के 4 से 5 ट्रायल किए, अगर आपको जो वैल्यू मेजरमेंट के बाद मिल रही है अगर वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास है तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूरेट, और अगर वो वैल्यूज एक दूसरे के आसपास है तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिसाइज। यू कैन सी इजिली बाय दिस डायग्राम हियर। यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से आप देखेंगे ये कोई सेट ऑफ मेजरमेंट है, यहां पर सारी वैल्यू जो मिल रही है आपको, एवरी वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ये वैल्यूज एक दूसरे के आसपास भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। इसका मतलब दे आर लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। अब बात करते हैं यहां पर जो वैल्यूज मिल रही है मेरे, ये वैल्यूज एक दूसरे के आसपास मिल रही है। भले ही ये मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही, इसके पास नहीं मिल रही है, बट दीज वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। दैट मीन्स दे आर दी हाईली प्रिसाइज बट लो एक्यूरेट। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पर जो वैल्यूज मिल रही है आपको, सेट ऑफ वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी आपको एक्यूरेट भी मिल रही हैं और प्रिसाइज भी मिल रही हैं। सो दे आर हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो आपसे पूछ सकता है कि एक्यूरेसी प्रिसिजन में डिफरेंस क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। सो रिजोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज द resolution indicates how ease with which the value can be read from the scale. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कितनी छोटी से छोटी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और क्या वो इंस्ट्रूमेंट उस मेजरमेंट को मेजर करके आपको दिखा सकता है। तो इसमें रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट की रीडेबिलिटी होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी। रिजोल्यूशन बेसिकली जो होता है, जो हम पिक्सल की बात करते हैं, अगर हम मोबाइल स्क्रीन की बात करें तो जो पिक्सल होते हैं उसे रिजोल्यूशन बोलते हैं। जितना अच्छा पिक्सल ज्यादा होगा उतना ही उस मोबाइल का रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। सेम यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं भाई, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से जितनी छोटी से छोटी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर भी कर रहा है और मेजर करने के साथ साथ को दिखा भी पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी रिजोल्यूशन वैल्यू। अब एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये कोई वेइंग मशीन है जिसमें मैंने इसकी जो रिजोल्यूशन वैल्यू है दैट इज दी 1/10 kg, यानी कि ये 1 kg का 10 पार्ट में दिखा सकता है। तो लेट अस सपोज द वैल्यू इज 60.1 kg। अब मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज किया जिसकी जो रिजोल्यूशन वैल्यू है वो 1000 kg है, सॉरी 1/100 kg, यानी ये 1 kg के भी 100 पार्ट कर सकता है। यहाँ पर 10 पार्ट कर रहा था, यहाँ पर 100 पार्ट कर सकता है, तो 2 डिजिट में वैल्यू मिल जाएगी 60.19 kg। सिमिलरली एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका रिजोल्यूशन है 1/1000 kg, तो यहाँ पर और एक आपको डिजिट फालतू मिल जाएगा 60.195 kg। तो आप देख सकते हो कैसे हमारा रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ये क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसकी रिजोल्यूशन वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रिजोल्यूशन रहेगा इंस्ट्रूमेंट का उतना ही हाईली एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट है जो आपसे पूछ सकता है, डिफाइन कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है? तो कैलिब्रेशन इज नथिंग बट calibration refers to the process of adjusting the and comparing the accuracy of the measuring instrument device with a known reference standard। किसी भी स्टैंडर्ड से, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को अगर उससे कैलिब्रेट कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन। मींस कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास ये पेन है,
इस पेन को अगर मैं वेट करूं और फॉर एग्जांपल इसका वेट आ जाए 25 ग्राम, तो 25 ग्राम जो इसका वेट आया है बेसिकली, तो अगर मैं इसको एज ए 25 ग्राम यूज करूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले 25 ग्राम से। तो इसका जो वेट आया 25 ग्राम, दिस इज इट्स वैल्यू, तो यू कैन यूज इट पेंसिल एज ए 25 ग्राम वेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन प्रोसेस। कैलिब्रेशन प्रोसेस में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको कैलिब्रेट करना है किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जब भी हम इसे कैलिब्रेट करेंगे, इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग कैलिब्रेशन प्रोसेस। ठीक है, नाउ अब कैलिब्रेशन की बात करते हैं। तो कैलिब्रेशन देखिए बहुत सारे फैक्टर है, लाइक कैलिब्रेशन का इंटरवल क्या होना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जहां पर हमें कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट बन सकती है। दूसरी बात, कैलिब्रेशन के लिए कौन कौन सी जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैलिब्रेशन सर्विस ऑफर करती हैं, तो सबसे जैसे आप देख पा रहे हैं नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, एक्रीगेटेड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है, और एक और होता है BIS जो हमारे इंडिया में ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एजेंसीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कैलिब्रेशन का काम करती हैं और आपके इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करती हैं विद सम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। सो एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू कैन सी इन द नोट्स इजीली। अब बात करते हैं उन क्वांटिटीज की जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड है 6 क्वांटिटीज, जिनके बारे में हमें पढ़ना है कि हम इन क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। तो फर्स्ट क्वांटिटी इज द प्रेशर। सो हाउ यू विल डिफाइन द प्रेशर, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं यूनिट नंबर 4 के वन शॉट वीडियो में। प्रेशर सिंपली डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया जो रहेगा ये क्या कहलाएगा आपका प्रेशर, लिखा हुआ है यहाँ पर भी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। नाउ अब हमने वहां पर डिस्कस किया था कि किसको हम गेज प्रेशर बोलेंगे, किसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे, और किसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। तो अगर आप प्रेशर को मेजर कर रहे हो विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक लाइन, ये एटमॉस्फेरिक लाइन है, अगर इस एटमॉस्फेरिक लाइन को रेफरेंस मान के प्रेशर मेजर करेंगे, तो जो भी इसके ऊपर मिलेगा, इसके प्लस में जो प्रेशर मिलेगा उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव गेज या वैक्यूम प्रेशर। और अगर मुझे इसी प्रेशर को अगर मुझे जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करना है तो उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। ये तो बात होगी प्रेशर की। अब हमें डिस्कस करना है हमें कि हम प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो प्रेशर को मेजर करने के देखिए कुछ तरीके हैं। प्रेशर कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज प्रेशर गेजेस। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रेशर गेजेस, जिनसे हम क्या मेजर करेंगे, वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ प्रेशर। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एक होता है बॉर्डन टू प्रेशर गेज। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मैनोमीटर्स हैं, कुछ डायफ्राम गेजेस होते हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो इन डिवाइसेस को बोल रहे हम लोग प्रेशर डिवाइसेस या प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। नाउ सो दीज गेजेस रिलाई ऑन द मैकेनिकल और द फ्लूइड प्रिंसिपल। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मैकेनिकल प्रिंसिपल वर्क करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो फ्लूइड प्रिंसिपल वर्क करते हैं। ठीक, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनोमीटर है, ये फ्लूइड प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। जो आपका बॉर्डन टू प्रेशर गेज है, जो डायफ्राम गेजेस हैं, दे आर द मैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनिकल टाइप ऑफ प्रेशर गेज इन विच वी कन्वर्ट द प्रेशर इनटू द रीडेबल मेजरमेंट। ठीक, तो इन्हीं बोलते हैं हम लोग जनरली। और जितने भी ये हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो मैनोमीटर हो, चाहे वो बॉर्डन टू प्रेशर गेज हो, ये सारे के सारे क्या मेजर करेंगे, दे ऑल मेजर द गेज प्रेशर। जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया, गेज प्रेशर होता है, एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। गेज प्रेशर वो प्रेशर होता है जहां पर हम रेफरेंस मान के चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को, और एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसे हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी जीरो प्रेशर लाइन। सो इन इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली गेज प्रेशर। नाउ अब जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है, यू हैव टू रीड अबाउट द बॉर्डन टू प्रेशर गेज। बॉर्डन टू प्रेशर गेज क्या होता है और इसे हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए बॉर्डन टू प्रेशर गेज बेसिकली इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बॉर्डन टू प्रेशर गेज। इसमें होता क्या है बेसिकली, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें एक सी शेप की ट्यूब होती है, आप देख सकते हैं, दिस इज द सी शेप ट्यूब लाइक दिस। सो व्हेन द प्रेशराइज्ड फ्लूइड गो इनसाइड दिस ट्यूब,
जब ये प्रेशराइज लिक्विड, जहां भी हमें प्रेशर मेजर करना है, जब भी हम इसके अंदर लिक्विड सेंड करेंगे तो उस प्रेशर की वजह से ये जो आपकी ट्यूब है ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी। दिस ट्यूब, सी शेप ट्यूब विल ट्राई टू स्ट्रेट। जब ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी तो इसके एंड पॉइंट को, जो एंड पॉइंट है इसका, इसके एंड पॉइंट को हम एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर देंगे एक रैक एंड पिनियन गियर से। रैक एंड पिनियन गियर बेसिकली वो गियर होता है जो रोटरी मोशन को लीनियर में या लीनियर मोशन को रोटरी में कन्वर्ट करने का काम आता है। तो यहां पर क्योंकि जब ये ट्यूब है, जब ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी तो इसका जो लीनियर मोशन है, हम लीनियर मोशन को इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द रैक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट। और इसी पिनियन के ऊपर लगा देते हैं हम लोग एक पॉइंटर। तो जैसे जैसे आपकी प्रेशर की वजह से ये ट्यूब स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, तो स्ट्रेट जब होगी तो उसका जो लीनियर मोशन है वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा, और जब रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा तो जो भी पॉइंटर उसके पिनियन पे लगा हुआ है वो पिनियन जब घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उसके साथ साथ ये जो आपका पॉइंटर लगा हुआ है ये भी रोटेट करेगा या घूमेगा। तो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में आपको याद ये रखना है, दिस इज द एक्सटर्नल डायग्राम, दिस इज द इंटरनल। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है एग्जाम में, ना कि ये वाला। अगर बना देते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। मैं इसको रफ कर देता हूं जरा। तो मेन पार्ट की हम बात करेंगे तो बॉटम टू प्रेशर गेज में क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें सी शेप की ट्यूब, जो कि जनरली बनी होती है ब्रॉन्ज की, ब्रास की या स्टेनलेस स्टील की। ये मटेरियल सी शेप की ट्यूब के लिए। और इसमें होता है एक रैक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट, एक लिंकेज होता है जो कनेक्ट करता है पॉइंटर को, इसके एंड पॉइंट को रैक एंड पिनियन गियर से, और एक इसमें लगा होता है पॉइंटर। तो दीज आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द बॉटम टू प्रेशर गेज। और वर्किंग के लिए मैंने बताया जैसा आपको, जैसे प्रेशर फ्लूइड इसके अंदर जाएगा द ट्यूब विल ट्राई टू स्ट्रेट, और जैसे स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी हम इस मैकेनिज्म की हेल्प से उसके स्ट्रेटनेस को यानी लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। So everything is written here. You can find easily on the notes available on the Gateway Classes application. Now, तो दूसरा डिवाइस है which is called as the manometers. So manometer are all the devices which are used for the measurement of the pressure. मैनोमीटर से भी हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। मैनोमीटर बेसिकली कई तरीके के होते हैं। सो मैनोमीटर बेसिकली होता क्या है, मैनोमीटर में हम जो प्रेशर बैलेंस करते हैं, वी मेजर द प्रेशर बाय बैलेंसिंग द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कॉलम अगेंस्ट अ नॉन प्रेशर और द वैक्यूम। जिस भी फ्लूइड का, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, उसके प्रेशर को अगर आप बैलेंस कर रहे हो किसी नॉन फ्लूइड से, उससे बैलेंस अगर हम करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मैनोमीटर्स। मैनोमीटर कई तरीके के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स लाइक फॉर एग्जांपल पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड मैनोमीटर्स। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो यूट्यूब मैनोमीटर है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यूट्यूब मैनोमीटर लिखा हुआ है। प्रेशर के लिए हमें बॉर्डन टू प्रेशर गेज जो कि हमने अभी डिस्कस किया, और दूसरा पढ़ना है हमें यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। बेसिकली मैनोमीटर्स में यूट्यूब मैनोमीटर होता क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन, दिस ग्लास ट्यूब ऑफ यू शेप इज कॉल्ड एज U2 मैनोमीटर। इसकी शेप की वजह से हम इसे U2 मैनोमीटर बोलते हैं, क्योंकि इस ग्लास की जो शेप होती है वो यू शेप होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज U2 मैनोमीटर। अब U2 मैनोमीटर कैसा मैनोमीटर होता है, इसमें इसका जो दो एंड है, एक एंड को ओपन रखते हैं हम और दूसरे एंड को कनेक्ट कर देते हैं जहां पर आपको प्रेशर मेजर करना है। सो वन एंड ऑफ द U2 मैनोमीटर इज कनेक्टेड वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अनदर एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। दूसरा एंड एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन रहेगा। इसके अंदर हम कोई दूसरा लिक्विड फिल कर देते हैं। जनरली जो फिल किया जाता है वो या तो मरकरी या वाटर, जिसके हेल्प से हमें उस फ्लूइड के प्रेशर को बैलेंस करना है। सो दिस फ्लूइड इज यूज जनरली, या तो मरकरी यूज करेंगे या हम वाटर यूज करेंगे। मरकरी और वाटर यूज करने का पर्पस क्या है, क्योंकि मरकरी और वाटर दोनों की डेंसिटी हमें नोन है, दोनों की डेंसिटी नोन होती है। मरकरी की लगभग 13,600 के आसपास होती है डेंसिटी, और वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है। दूसरी चीज, जब ये लिक्विड प्रेशर की वजह से इसके अंदर मूव करेगा दोनों कॉलम में, इधर इधर की तरफ, तो जब ये मूव करेगा तो ये ग्लास के सरफेस पे स्टिक नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। अगर हम कोई और मटेरियल यूज कर लेंगे और कोई फ्लूइड यूज कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो इसके सरफेस पे स्टिक कर जाए, और अगर स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, तो हम इसके डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो आपको डिफरेंस मेजर करने के लिए जब स्केल यूज करेंगे तो पता होना चाहिए कि कहां पर ये फ्लूइड मूव करने के बाद रुक रहा है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। सो दिस इज द U2 मैनोमीटर विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे, मींस P इज इक्वल टू ρgh।
जो H रहेगा दैट इज इक्वल टू P अपॉन रो जी। दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। जब ये लिक्विड इसके अंदर मूव करेगा तो मूव करने से जब ये लिक्विड इसके अंदर मूव करेगा तो जो भी इनका डिफरेंस रहेगा वी विल मेजर द डिफरेंस बिटवीन दी फ्लूइड कॉलम्स। दोनों कॉलम में हम फ्लूइड के डिफरेंस को मेजर कर लेंगे, कितना फ्लूइड आपने मूव करा तो वो जो हाइट पता चलेगी दिस इज वैल्यू इक्वल टू दी एच, यही हाइट है हमारी। तो दिस एच इज इक्वल टू पी अपन रो जी एज पर द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो अगर आपके पास एच पता है, आपको फ्लूइड की डेंसिटी पता है और आपको ग्रेविटी वैल्यू 9 पॉइंट आपको पता है 9.81, तो तीनों वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्रेशर इजीली। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मैनोमीटर्स। नाउ ये पहली क्वांटिटी हुई हमारी प्रेशर मेजरमेंट की। नाउ दूसरी क्वांटिटी जो हमारी आती है वो होती है आपकी टेम्परेचर मेजरमेंट। सो टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो जो भी उस ऑब्जेक्ट की, जो भी उस बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। नाउ जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, ऑल द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जनरली ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करेंगे। नाउ जो टेम्परेचर बेसिकली हम जो मेजर करते हैं वो हमारे पास जो स्केल होती है या तो हम केल्विन में मेजर करते हैं या सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में या रैंकाइन स्केल पे। ये वो स्केल है जिन स्केल पे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर सिंपली डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी। अब बात करते हैं कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो स्पेसिफाइड है वो स्पेसिफाइड है थर्मोकपल्स। Thermocouples are the devices which are used for the measurement of the temperature. टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग थर्मोकपल्स। एंड दीज थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। एक प्रिंसिपल है जिस पर ये वर्क करते हैं एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज सीबेक। जितने भी थर्मोकपल्स हैं ऑल द थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। वो सब सीबेक इफेक्ट पर वर्क करते हैं। अब सीबेक इफेक्ट होता क्या है बेसिकली, जो सीबेक इफेक्ट है वही आपका थर्मोकपल है। तो अगर हम दो डिफरेंट मटेरियल्स की वायर लें, दीज आर द टू डिफरेंट मटेरियल्स वायर, वायर ए एंड वायर बी। अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें और इस तरह से कनेक्ट करें कि इसमें एक बन जाएगा हॉट जंक्शन और एक बन जाएगा आपका कोल्ड जंक्शन। वन इज द हॉट जंक्शन, अनदर इज द कोल्ड जंक्शन। अब किसको हम हॉट बोलेंगे किसको कोल्ड बोलेंगे, जिस भी एंड से आप टेम्परेचर मेजर करोगे ऑब्वियसली वो हॉट जंक्शन रहेगा और जो दूसरा पार्ट रहेगा जहां पर हमने आपस में कनेक्ट किया वो दोनों वायर को, उसको बोलेंगे हम लोग बाय डिफॉल्ट वो बन जाएगा हमारा कोल्ड जंक्शन। तो सीबेक ने ये कहा था जब भी हम दो डिफरेंट मटेरियल्स की वायर लेंगे और दोनों डिफरेंट मटेरियल्स वायर को इस तरह से कनेक्ट करें कि एक तरफ हॉट जंक्शन बन जाए और दूसरी तरफ कोल्ड जंक्शन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से यहां पर इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज मिलता है आपको। इट विल क्रिएट अ वोल्टेज। So Seebeck effect says when two different materials wire are used in such a way that they made two different junction, one is called as the hot junction, other is called as the cold junction। तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की वजह से वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगा तो आपको वोल्टेज की फॉर्म में कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट एंड द सेम प्रोसेस इज अप्लाई फॉर दी थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स भी यही होते हैं, दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक in which we use two different materials wire। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉट जंक्शन बनेगा और एक कोल्ड जंक्शन, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज की फॉर्म में यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। वोल्टेज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हेल्प से हम कुछ भी प्रोपोर्शन में निकाल सकते हैं। आप टेम्परेचर पता कर सकते हो वोल्टेज से, आप फोर्स पता कर सकते हो एटसेट्रा कुछ भी। नाउ जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है आपका मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर का वो है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर में हम लोग क्या करेंगे, वी यूज सम टाइप ऑफ लेंसेज, ऑप्टिक्स यूज करेंगे जिसका काम क्या रहेगा, जनरली ऑप्टिकल पायरोमीटर वहां यूज करते हैं उन बॉडीज के लिए जिनका टेम्परेचर जनरली हायर होता है। तो हायर टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी यूज ऑप्टिकल पायरोमीटर्स। इसमें क्या करेंगे, जिस भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर आपको पता करना है तो इससे जो भी रेडिएशन निकल रहे होंगे उन रेडिएशंस को हम किसी लेंस के थ्रू किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। We will send this radiation waves in at a particular single point। और यहां पर एक फिलामेंट लगा होता है
दिस फिलामेंट रिसीव द हीट सेंट बाय द लेंस। जैसे ही लेंस सारी हीट और रेडिएशन को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा तो वहां पर जो मटेरियल लगा हुआ है फिलामेंट, वो फिलामेंट इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इस फिलामेंट का कलर चेंज हो जाएगा। अब जब हम टेम्परेचर लेंगे तो हम टेम्परेचर कब लें, कब हम मानेंगे कि टेम्परेचर एग्जैक्ट उतना ही आ चुका है जितना कि बॉडी का टेम्परेचर है? तो जब ये फिलामेंट इतना आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये फिलामेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इस फिलामेंट का टेम्परेचर अभी बॉडी के सोर्स टेम्परेचर के बराबर नहीं हुआ है। अगर किसी वजह से फिलामेंट ज्यादा रेड हो जाता है, यानी कि ज्यादा हीट की वजह से ज्यादा उसमें कलर रेडनेस आ जाती है, तो उस टाइम पे मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो आपके सोर्स टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर जब आपको मिलेगा वो तब मिलेगा जब आपको ये फिलामेंट दिखना बंद हो जाएगा। मींस व्हेन द फिलामेंट गॉट डिसअपियर, at that moment the temperature of the filament and the temperature of the hot body is approximately same. So at the same time we use some type of thermocouples which will convert this heat value into the some voltage form, and proportionally we can change the voltage into the temperature. So this is simple construction working of the optical pyrometer. So everything is written here, जो भी हम बात कर रहे हैं everything is written here, you can download from the Google Classroom gateway classes. Now अब बात करते हैं तीसरा पैरामीटर की, विच इज द मास फ्लो रेट। तो प्रेशर देख लिया हमने, टेम्परेचर देख लिया, तीसरी बात करते हैं हम लोग मास फ्लो रेट की। तो मास फ्लो रेट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वे हैं वेंचुरीमीटर एंड द ओरिफिस मीटर। दीज टू डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट। जब भी आपको फ्लो रेट पता करना है तो आपके लिए दो डिवाइस याद रखने हैं आपको, एक होता है वेंचुरीमीटर और एक होता है ओरिफाइस मीटर। सो दिस इज द डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द वेंचुरीमीटर। बेसिकली इसमें तीन सेक्शन होते हैं। वन इज द कन्वर्जिंग सेक्शन, एक थ्रॉट होता है और एक होता है डाइवर्जिंग सेक्शन। सो बेसिकली थ्री पार्ट्स आर देयर, वन इज द कन्वर्जिंग पार्ट, one is the throat and another is the diverging part. So venturimeter is simply the device which is used for the measurement of mass flow rate. It has three major part, one is the converging part, one is throat and another is the diverging part. जब भी किसी पाइप में जहां से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसमें जब वेंचुरीमीटर में लगा देंगे तो वेंचुरीमीटर का काम क्या होता है, वेंचुरीमीटर का ये जो कन्वर्जिंग पार्ट है ये फ्लूइड को नैरो कर देगा। जब नैरो कर देगा तो वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा। तो बेसिकली वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड है। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस के z इज इक्वल टू कांस्टेंट। मींस अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हमने यहां पर मैनोमीटर लगाया हुआ है। मैनोमीटर क्यों लगाया कि हमें दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर में डिफरेंस मेजर करना है। हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट क्यों किया है, ताकि हम यहाँ पे एक प्रेशर की वैल्यू निकाल सके, और प्रेशर की वैल्यू जब आ सके तो हम कैसे उसकी हेल्प से हम कैसे जो मास फ्लो रेट है वो निकाल पाएंगे, वो देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे प्रेशर चेंज करना है तो मुझे वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने कन्वर्जिंग सेक्शन लगाया तो कन्वर्जिंग सेक्शन क्या करेगा, वेलोसिटी हेड को इंक्रीज कर देगा। जब वेलोसिटी हेड इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर हेड वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। So when the pressure head increase, the velocity head increase, the pressure head decreases. तो यही पर्पस है यहाँ पे कन्वर्जिंग सेक्शन का। कन्वर्जिंग सेक्शन इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है और यहाँ पर थ्रॉट पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है। उसके बाद फर्दर एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है जो क्या करता है, फ्लो को दोबारा डाइवर्स कर देता है पाइप में। तो यू कैन सी द एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ द वेंचुरीमीटर। दिस इज योर एक्चुअल वेंचुरीमीटर जो हम किसी पाइप में फिट कर देते हैं, जो क्या करेगा, पहले इसको कन्वर्ट करेगा, फिर ये थ्रॉट है जहां पर प्रेशर चेंज होगा, और फिर इसको क्या कर देगा, इसको डाइवर्स कर देगा। वेंचुरीमीटर से जो हम मेजरमेंट करेंगे मास फ्लो रेट का, सो द रिजल्ट ऑफ द वेंचुरीमीटर इज हाईली एक्यूरेट। ठीक, इसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहता है। रीजन बिहाइंड दैट जो लॉसेस होते हैं वो उसमें बहुत कम होते हैं। तो लॉसेस कम है, इट मींस जो वैल्यू मिलेगी आपको वो हाईली एक्यूरेट मिलेगी। इसके साथ साथ एक और इसके साथ है, इट इज वेरी कॉस्टली डिवाइस। ये मास फ्लो रेट पता करने का सबसे कॉस्टली डिवाइस है। दूसरी बात करते हैं हम लोग अनदर डिवाइस की, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला है इसका लिखा हुआ, आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है a1 a2 रूट 2gh अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस के a2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज वैल्यू। मास आपको डिस्चार्ज पता करना है तो आप वेंचुरीमीटर से ऐसे पता कर सकते हैं a1 a2 रूट 2gh a1 स्क्वायर माइनस के a2 स्क्वायर। तो a1 a2 क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहां का डायमीटर है d1, इसका मतलब ये है एरिया a1।
और यहाँ पर एरिया डायमीटर है D2, दिस इज द एरिया A2। बेसिकली ये थ्रॉट का और पाइप का एरिया है जो आपको A1 A2 के फॉर्म में पुट करना है। और जो H है वहां पर बेसिकली H इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जो मैनोमीटर आपने लगाया है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो ये जो हाइट है ये बेसिकली X लिखा हुआ है, यहाँ पर H है ये। तो ये डिफरेंस जो आएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड में H का, इसी H को पुट कर देंगे हम लोग इस फॉर्मूले में यहाँ पर। सो A1 A2 आर द फॉर्मूलाज फॉर द एरियाज and root 2g multiplied by the h. G is the gravity, h is the height of the manometric fluid in the manometer. After putting all the values, you can find the value of discharge in meter cube per second. This is the Venturi meter. The second device is called as the orifice meter. So orifice meter is also the device which is used for the measurement of the mass flow rate, but this is the cheapest device. ये cheaper device है। cheapest device क्यों है? ये दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द ऑरिफिस मीटर। इसमें जब लिक्विड फ्लो करता है तो इसमें हम होल कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑरिफिस। तो ऑरिफिस से जब ये हम इसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, मींस वेलोसिटी हेड को भी यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, तो प्रेशर हेड यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट जब इससे फ्लूइड डाइवर्ज होता है तो यहाँ पर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस एरिया में कोई भी लिक्विड नहीं होता है। तो इसमें जो लॉसेज हैं बेसिकली द लॉसेज इन केस ऑफ द ऑरिफिस मीटर आर वेरी हायर। अगर लॉसेज ज्यादा है तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी इसकी? द एक्यूरेसी विल बी रिड्यूस्ड। okay, so accuracy reduced because losses are very higher, and this is the cheaper device as compared to the Venturi meter. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग orifice meter में? We will take a plate in which a orifice, और you can say एक होल कर दिया जाता है जिसके थ्रू वाटर क्या होगा, जैसे ही इसके पास होगा तो वाटर की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और दोबारा फिर से अगेन इंक्रीज कर जाएगी। तो बेसिकली हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है, तो प्रेशर डिफरेंस करने के लिए मुझे वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑरिफाइस प्रोवाइड कर देते हैं, कोई होल प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रेशर चेंज होगा उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग ऑरिफिस मीटर या ऑरिफाइस मीटर। ऑरिफिस मीटर से जो पता करने का तरीका फॉर्मूला वो ये है, Q इज इक्वल टू सी नॉट ए नॉट सी सी ए नॉट रूट 2GH 1 माइनस सी सी ए नॉट का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। सो दीज आर सम वैल्यूज। आपको इतना नहीं पढ़ना है कि आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज निकालनी पड़े, आंसर निकालना पड़े। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि ऑरिफिस मीटर से कैसे हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज द फोर्स, कि हाउ यू विल मेजर द फोर्स। तो फोर्स को मेजर करने का तरीका है प्रोबिंग रिंग। आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है, यू हैव टू रीड अबाउट द प्रोबिंग रिंग। प्रोबिंग रिंग्स क्या होती हैं, तो कैसे हम इन्हें यूज करते हैं। तो देखिए, प्रोबिंग रिंग बेसिकली आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। जब भी आपको फोर्स मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज प्रोबिंग रिंग। प्रोबिंग रिंग में बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर एक इलास्टिक रिंग होती है। अ रिंग इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द इलास्टिक रिंग, दिस वन। अ इलास्टिक रिंग इज यूज्ड इन द प्रोबिंग रिंग। इसमें जो एक जो शाफ्ट लगी हुई है, विच इसमें दो पार्ट रहेंगे, विच इज कॉल्ड एज द इंटरनल बॉस एंड द एक्सटर्नल बॉस। जो इनर पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल बॉस, ये वाला, और जो बाहर वाला है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल बॉस। ओके, नाउ अब इसमें करते क्या है, जैसे ही हम इस प्रोबिंग रिंग के ऊपर, चाहे फोर्स वो कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, जब भी हम इसे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है, तो इस फोर्स की वजह से इस रिंग का डायमीटर चेंज हो जाता है। व्हेन वी अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स, द डायमीटर ऑफ द रिंग विल बी डिक्रीजेस। अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा तो डायमीटर ऑफ द रिंग विल बी इंक्रीजेस। तो ये जो इसका डायमीटर चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसी से हम पता करते हैं कि हमारे पास कितना टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है और कितना कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है। फॉर दैट पर्पस वी यूज वन डिवाइस विच इज कॉल्ड एज LVDT। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, यहां पर एक सेंसर लगा हुआ है, LVDT सेंसर। ये क्या करता है, LVDT सेंसर बेसिकली इट इज यूज्ड टू सेंस द चेंज इन द डायमेंशन। जब भी इसकी डायमेंशन चेंज होगा तो उसकी डायमेंशन को, जो इसके अंदर कॉइल लगी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या जिसका डायमीटर चेंज होगा, तो ये LVDT सेंसर उस चेंज को तुरंत सेंस करके वोल्टेज की फॉर्म में आपको आउटपुट दे देगी, एंड दैट वोल्टेज प्रोपोर्शनली कन्वर्टेड इनटू द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो हम बता सकते हैं कि कितना फोर्स आपने इस पर टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का लगाया है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द प्रोबिंग रिंग। सो प्रोबिंग रिंग इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। यू कैन रीड इजीली फ्रॉम द नोट्स, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर।
Now the next quantity is called the torque. How we will measure the value of torque and the power? टॉर्क और पावर मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज डायनेमोमीटर. डायनेमोमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम टॉर्क या पावर की वैल्यू को पता कर सकते हैं. डायनेमोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टॉर्क. अब डायनेमोमीटर कई टाइप्स के होते हैं, तो हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड है वी नीड टू रीड अबाउट द प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर. हमें सिर्फ प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर के बारे में पढ़ना है कि प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर की हेल्प से आप कैसे पावर या टॉर्क की वैल्यू को पता करते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं, वी यूज दिस अरेंजमेंट, यू कैन सी इजली फ्रॉम द डायग्राम. इसके अंदर एक व्हील होता है, दिस वन, ये वो शाफ्ट है जिसकी पावर या टॉर्क आपको पता करता है. तो दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग विद सम स्पीड, किसी स्पीड से ये शाफ्ट रोटेट कर रही है. इस रोटेटिंग शाफ्ट पर हम क्या करेंगे, वी विल पुट टू वुडन ब्लॉक्स. यू कैन सी इजिली, फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज this. These two wooden blocks are used to resist the motion of the pulley which is mounted on the shaft. जिस शाफ्ट की आपको टॉर्क या पावर पता करनी है, उसकी पावर को हमने क्या किया, हमने उसकी शाफ्ट पे एक पुली लगा दी, पुली या कोई फ्लाईव्हील टाइप का, ताकि हम उसकी पावर को या टॉर्क को पता कर पाए. और तो आपने दो वुडन के ब्लॉक लगा दिए विद द हेल्प ऑफ सम स्प्रिंग लोडेड स्क्रू. ये जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर दी स्प्रिंग लोडेड स्क्रू. स्क्रू मींस कुछ नट बोल्ट हमने लगा दिया. स्क्रू लगाने का पर्पस क्या, आपका स्प्रिंग लगाने का पर्पस क्या है, कि ताकि जब आप फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने की वजह से आपका जो फोर्स लगाने की वजह से जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा क्रिएट ना हो और उसको वो एब्जॉर्ब कर ले. अब करेंगे क्या, हम जैसे ही बोल्ट की हेल्प से हम दो वुडन ब्लॉक को इस पुली या इस फ्लाई व्हील के ऊपर जब हम बाउंड करेंगे, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अ लीवर, दिस वन, एक लीवर यूज करेंगे वुडन ब्लॉक के ऊपर. इस लीवर से क्या करेंगे हम लोग, वी विल पुट सम टाइप ऑफ वेट, वी पुट सम वेट सो दैट व्हेन वी अप्लाई द वेट बोथ द वुडन ब्लॉक विल कवर द व्हील. जैसे हमने वेट रखा तो दोनों वुडन ब्लॉक क्या करेंगे, उस व्हील की स्पीड को रोकने की कोशिश करेंगे. जब रोकने की कोशिश करेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस आर इज द रेडियस ऑफ द व्हील और रेडियस ऑफ द पुली. तो कितना टॉर्क क्रिएट होगा, दिस टॉर्क इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस r. अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया है हमने, क्योंकि हमने इस पे एक लीवर की जो कुछ वेट लगाया है, इस वेट के हमने यहाँ पर एक काउंटर वेट भी लगाया हुआ है ताकि बैलेंस रहे. और दूसरा, इस वेट के जहां वेट लगाते हैं लीवर के पास, इसमें ये दो स्टॉपर लगे हुए हैं. स्टॉपर का पर्पस क्या है कि लीवर किसी वजह से ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे मूव ना करे. तो आपने स्टॉपर जो लगाए बेसिकली ये इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाए हैं. तो जैसे ही हमने टॉर्क लगाया, टॉर्क कितना मिला आपको, F इंटू आर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दी, जितना आपने लोड लगाया इस पर W और कितनी डिस्टेंस पे लगाया इससे, तो इसकी सेंट्रल डिस्टेंस नाप लेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है सपोज L, तो W इंटू L. So this is the value of the torque you can find from here, friction multiplied by the radius of the wheel, or you can say it is also equal to the W into L, जितना लोड आपने लगाया है multiplied by the perpendicular distance L. अब वर्क डन बेसिकली क्या होता है, वर्क डन सिंपली डिफाइंड है, जो आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, आपका वर्क डन होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर स्पीड ओमेगा, T into ओमेगा. सो ओमेगा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2 पाई n by 60. जो एंगुलर स्पीड होती है वो 2 पाई n by 60, वेयर n इज द आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ द शाफ्ट, जिसकी आपको पावर पता करनी है. सो T की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे W into L, तो वी विल पुट W into L एज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क and 2 pi n by 60, this is the value of omega. So you will get the brake power or the power, or you can say the torque of the engine shaft. तो इंजन शाफ्ट का टॉर्क आपको पता करना है, पावर पता करनी है, तो सिंपली हमें क्या करना है, वी नीड सम टाइप ऑफ अरेंजमेंट बाय विच वी कैन अप्लाई सम लोड टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ द व्हील. So everything the working is written here, you can find easily on the notes, and the same formula will come here. P is equal to 2 pi n by 60 multiplied by the T, and the value is T is nothing but T is equal to either F into R is equal to W into
एल। तो कितना लोड लगाया, कितनी डिस्टेंस पे लगाया, हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू, तो हम पुट करके मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर इन दी ब्रेक पावर। नाउ द लास्ट quantity which you have to study in this unit is the strain measurement. Strain, basically strain is nothing but when we apply the force to change in dimension with respect to the original dimension is called as the strain. strain को पता करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं हम लोग strain gauge. So strain gauge is a device or a sensor which is used for the measurement of the strain. Now strain gauges कई तरीके के होते हैं. strain gauges are classified into different categories like mechanical strain gauge, like optical strain gauge and electrical strain gauge. Strain gauges are of three types: mechanical type, optical type and the electrical type. अगर आप स्ट्रेन को पता करने के लिए किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ, उसमें लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो पता करने के लिए अगर आप कुछ मैकेनिकल डिवाइस का यूज कर रहे हो लाइक लीवर्स, गियर्स एटसेट्रा, उससे हम स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं, उसे मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेन गेज. These mechanical strain gauges are also called as extensometer. इनका एक और नाम है एक्सटेंसोमीटर. और अगर हम स्ट्रेन पता करने के लिए हम स्ट्रेन को मैग्नीफाई, क्योंकि स्ट्रेन बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो उसको आप मैग्नीफाई अगर मैकेनिकल गेज की तरह ना करके आप कुछ ऑप्टिक्स यूज कर रहे हो, मींस कुछ लेंस वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल स्ट्रेन गेज. एंड इफ यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल मेथड टू फाइंड द स्ट्रेन, that strain gauges will be called as electrical strain gauge. अब electrical strain gauge जो होते हैं basically they works on the principle of change in resistance, change in inductance, change in capacitance and generation of piezoelectricity. ये चार प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल के, जिसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि कितना आपका इसमें चेंज क्रिएट हुआ है. चाहे तो हम रेजिस्टेंस से चेंज चेक करेंगे, चाहे इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, या कितना उसमें पीजोइलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है उसके बेसिस पे. इनमें से जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले हैं दे आर ऑफ स्पेशल पर्पस. ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं स्ट्रेन गेजेस को. जो चेंज इन रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं बेसिकली दे आर फर्दर ऑफ सम टाइप्स: वायर टाइप, फॉयल टाइप, सेमीकंडक्टर टाइप एंड दी थिन फिल्म टाइप. या तो कुछ स्ट्रेन गेज ऐसे रहेंगे जिनमें हम कुछ वायर यूज करेंगे, कुछ स्ट्रेन गेज ऐसे रहेंगे जिसमें हम फॉयल टाइप यूज करेंगे. फॉयल मींस जिसमें हम रोटी लपेटते हैं, जो फॉयल होती है जो थिन, वो फॉयल टाइप भी हो सकता है, ये सेमीकंडक्टर टाइप भी हो सकते हैं और ये थिन टाइप भी हो सकते हैं. बहुत पतली शीट होती है उस टाइप के भी आपके स्ट्रेन गेजेस हो सकते हैं. अब जो बॉन्डेड और अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेजेस है बेसिकली ये हैं आपके वायर टाइप. तो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वी हैव टू स्टडी अबाउट दी बॉन्डेड एंड दी अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज. हमें बॉन्डेड और अनबॉन्डेड के बारे में पढ़ना है. तो बेसिकली अगर आप ध्यान से अगर देखें तो वी हैव टू स्टडी अबाउट दी bonded and the unbonded strain gauge. So you can see bonded and unbonded strain gauge are the type of wire wound type strain gauge. ये किस टाइप के strain gauge है जिसमें हम कुछ वायर यूज करेंगे और क्या चेक करेंगे, वी विल चेक द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. उस वायर में कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा वो चेक करेंगे. और पीछे रिवर्स क्या तरफ जाए, दे आर दी इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सो यू कैन सी द रिवर्स डायग्राम. bonded and bonded strain gauges are the wire type स्ट्रेन गेज इन विच वी चेक द चेंज इन रेजिस्टेंस. जब भी इसमें चेंज इन डायमेंशन होगी तो उसके वायर में कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको हम चेक करेंगे एंड दे आर द इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस. सो दिस इज द सिंपल बैक मेथड टू फाइंड द वे कि बॉन्डेड और अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेजेस किस तरह के होते हैं. इसमें आपको याद ये रखना है बॉन्डेड और अनबॉन्डेड, जब भी हम किसी सरफेस पे किसी स्ट्रेन गेज को इजिली बॉन्ड कर सकें विद द हेल्प ऑफ सम ग्लू, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल, विद द हेल्प ऑफ सम सीमेंट. तो अगर आपने किसी सरफेस पे उस स्ट्रेन गेज को बॉन्ड कर दिया है तो उसको बोलेंगे हम लोग बॉन्डेड स्ट्रेन गेज. उसको बोलेंगे हम लोग बॉन्डेड स्ट्रेन गेज. और अगर आपने उसको सरफेस पर बॉन्ड नहीं किया हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द बॉन्डेड स्ट्रेन गेज. दिस इज द एक्चुअल डायग्राम एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन द एग्जाम. इसमें क्या होगा, डिफरेंस बहुत छोटे पतले पतले वायर होते हैं, बहुत पतले वायर इन माइक्रोमीटर्स. So when we apply this shape or you can say this strain gauge on any surface, अगर मुझे इस पे फोर्स लगाया और इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेन गेज लगा दिया तो जैसे ही इसमें फोर्स लगेगा इसकी लेंथ चेंज होगी तो जो वायर्स हैं ये वाले जो बहुत थिन वायर्स हैं इन वायर्स की भी क्या होगा, इन वायर्स में का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. और जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हम इसके दोनों वायर के एंड पे
व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय द फाइंडिंग द चेंज इन रेजिस्टेंस इन द वायर. अब क्योंकि ये सरफेस पर बहुत इजीली चिपक जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम लोग बॉन्डेड टाइप. कुछ सरफेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर हम किसी स्ट्रेन गेज को बॉन्ड नहीं कर सकते, तो वहां पर हम यूज करेंगे अनबॉन्डेड टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस. इसमें क्या होगा, वी विल यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस, वी विल यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज. तो अगर किसी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैं स्ट्रेन गेज को बॉन्ड नहीं कर सकता हूं तो मैं कुछ पिंस यूज कर सकता हूं. वी कैन यूज सम पिंस. एक्सक्यूज मी एक सेकेंड. ठीक है. अगर किसी सरफेस में स्ट्रेन गेज को बाउंड नहीं कर सकते हैं, बॉन्ड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ पिंस यूज करेंगे और पिंस के बीच में वायर को बाउंड कर वायर लगा देंगे. जैसे ही सरफेस एक्सटेंड होगा तो वायर एक्सटेंड करेगा, वायर जब एक्सटेंड करेगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा. जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हम पता कर लेंगे कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, तो उसकी हेल्प से हमें मिलेगा वोल्टेज, और वोल्टेज के हेल्प से पता कर लेंगे कितना इसमें स्ट्रेन की वैल्यू डेवलप हुई है. तो क्योंकि ये स्ट्रेन गेज सरफेस पे हमने इसको स्टिक नहीं किया है, we are not bonded this strain gauge on the surface, that's why they are called as unbonded strain gauges. So this is all about the strain gauges in the measurement of the strain. जितना भी हमने डिस्कस किया है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं, प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, मास फ्लो रेट के बारे में, फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में और स्ट्रेन के बारे में, ये सारी के सारी जो वर्किंग हमने डिस्कस की है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द नोट्स फॉर्म ऑन द गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन. यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन और आप एप्लीकेशन से नोट्स को बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं. आप इन नोट्स को हमारे व्हाट्सएप और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उससे भी बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वन शॉट वीडियो, वीडियो नंबर 5. In second unit of one shot video, second part of the one shot video, we will discuss about the mechatronic system. So in second part we will discuss about the mechatronic system very soon. Thank you so much.